बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के इस फैसले के बाद कि सिंध में पार्शल लॉकडाउन का ऐलान किया गया, वफाकी वज़रा की तरफ से तो तनकीद आ ही रही थी, लेकिन आज वज़ीर आज़म साहब ने भी भरपूर इसकी मुखालफत की है। आज वो आवाम से लाइव बात कर रहे थे, उनकी कॉल्स ले रहे थे, उनके सवालात के जवाब में उन्होंने ये कहा कि ठीक है, लॉकडाउन से आप शरह तो कम कर सकते हैं कोरोना के केसेस की, लेकिन दूसरी तरफ दिहाड़ीदार और मजदूर तबका, उसका क्या बनेगा, ये भी सिंध हुकूमत को सोचना चाहिए। पहले जरा सुना दीजिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज सिंध हुकूमत के इस फैसले के हवाले से क्या कहा। सिंध गवर्नमेंट को सिर्फ हमारा ये है कि देखें, जब आप लॉकडाउन करते हैं तो अपने ज़हन में डाल लें कि आप लोगों को भूखा रखेंगे, और अगर आपके पास वसाइल ही नहीं है लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए, तो भूखे लोगों को आप लॉकडाउन नहीं कर सकते। अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो उसका फैलाव कम हो जाएगा। कि हमने दूसरी तरफ देखना है कि लॉकडाउन से क्या हम अपने मुल्क को, अपनी माइशत को बचा लेंगे, और उसके बाद जो भूख पैदा होगी, जो फिर दिहाड़ीदार है, खास तौर पर जो हमारे गरीब तबका है, वो कैसे गुजारा करेगा लॉकडाउन। हिंदुस्तान ने अपनी तबाही कर ली। आज हिंदुस्तान के अंदर हालात देखें, गुर्बत देखें, उनकी माइशत का हाल देखें, वो किधर थी, पाकिस्तान किधर था। तो उन्होंने सिर्फ एलीट का सोचा, जो मेहनत कश बेचारे लोग हैं, उनका क्या बनेगा। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का स्टैंस है सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले पर। बिलावल साहब की कल की आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी, हमने कल के प्रोग्राम में उसका जिक्र भी किया था कि उन्होंने कहा कि अगर कराची में भारत जैसे हालात पैदा होते हैं तो वज़ीर आज़म और उनके वज़रा जिम्मेदार होंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जब पंजाब में ज़्यादा बुरे हालात हुए थे तो लाहौर में कर्फ्यू लगाया था, कर्फ्यू का फैसला किया था, तो तब वो सही था, और अगर अब सिंध हुकूमत ये फैसला वहाँ की ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए कर रही है तो गलत कैसे हो सकता है। वज़ीर आज़म साहब ने आज ये सिंध हुकूमत को कहा है। साथ ही साथ और भी दो चार बातें जो बहुत अहम हैं। एक तो उन्होंने महंगाई के हवाले से एक बार फिर से एतराफ़ किया है। पहले भी आपको याद होगा कि उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर उनका स्टेटमेंट रहा है कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई का मसला है। आज भी उन्होंने कहा, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता मुल्क है, सबसे सस्ता मुल्क है रहने के लिहाज से। और बदकिस्मती से उन्होंने कहा कि जी पेट्रोल हमें इसलिए महंगा करना पड़ता है क्योंकि आलमी सतह पर तेल महंगा हो जाता है, और इसलिए उसका जो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो आवाम पर आता है और आवाम की मुश्किलात में इजाफा होता है और कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी जाती हैं, लेकिन हम इसको कंट्रोल करेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हम कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ रहे हैं। दो खानदानों ने मुल्क को तबाह किया है, और नैब के हवाले से भी कि पहले तो वो छोटे छोटे डाकुओं को पकड़ते थे, अब उन्होंने कहा कि जी बड़े बड़े नामों को गिरफ्तार किया है, और नैब से इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा मुतनफ़र हैं। नैब की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये भी याद रहे कि जो हमारे सियासतदानों की तरफ से, खुसूसी तौर पर अपोजिशन पार्टीज़ के सियासतदानों की तरफ से एतराज़ आता है, वो ये कि नैब सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है अपोजिशन के सियासतदानों को, दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो इसमें नहीं आते। बिजनेसमैन के हवाले से बात करें, आप ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से बात करें, तो ये पिछली हुकूमत जो PMLN की थी उसमें भी ब्यूरोक्रेट्स को लेकर ये खदशात थे, जिसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा था कि नैब लोगों की पगड़ियाँ उछालता है, और अभी भी ब्यूरोक्रेट्स को कहीं ना कहीं इस चीज़ से दूर रखने के लिए या बिज़नेस कम्युनिटी को इससे दूर रखने के लिए बहुत सारी तरामीम आती रहती हैं। पंजाब में इसी तरीके की एक बिल जो है वो हमारे सामने आया, और ये इसलिए सामने आया कि जो सहाफ़ी हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं उन पर एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और इससे बढ़ के बाद जो है वो उनके अरेस्ट तक भी पहुंची। बिल क्या था ज़रा आपको वो बताते हैं। ये पंजाब प्रिविलेजेस अमेंडमेंट एक्ट 2021 है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA उस्मान महमूद ने इसको टेबल किया था पंजाब असम्बली में एज प्राइवेट मेंबर्स बिल। इसके बाद बहुत सारे इस पर खदशात का इजहार किया गया, खुसूसी तौर पे जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनकी तरफ से इस पर तनकीद की गई। इसमें जो चीज़ें थी इस इस्तेहकाक के बिल में वो ये थी कि अगर कोई सरकारी मीटिंग हो रही है पंजाब में तो वहाँ जो MPA मौजूद होगा
वो उस मीटिंग की सदारत करेगा। अगर वफाकी वजीर कोई मौजूद है तो इन दैट केस वो उसकी सदारत कर सकता है, बट अदरवाइज MPA ही उस मीटिंग की सदारत करेगा। और अगर MPA के इस्तेहकाक का एहतराम नहीं किया गया तो वो शख्स गिरफ्तार हो जाएगा जो इस इस्तेहकाक का एहतराम नहीं करेगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ऐसे लोगों को सज़ा दी जाएगी। फिर इसमें एक चीज़ ये कही गई कि MPA को धमकी देना, उस पर हमला करना या उसकी तौहीन करने पर 6 महीने की सज़ा होगी। यूजिंग क्रिमिनल फोर्स टू ऑब्स्ट्रक्ट, असोल्ट, थ्रेटन और इंसल्ट एनी मेंबर और एन ऑफिसर कैरीज अ पनिशमेंट ऑफ 6 months और फाइन। तो इंसल्ट यानी MPA की तौहीन, उस जुमरे में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें तय करेंगी कि जी MPA की तौहीन हुई है, इस पे सवालिया निशान आया। और असम्बली की गलत रिपोर्टिंग करने पर 3 महीने की सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माना होगा। और साथ ही साथ ऐसा होता है कि बहुत सारे रिपोर्टर्स जो हैं, सहाफ़ी जो हैं, वो अपने सोर्सेस के थ्रू कि क्या चीज़ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आने वाली है, उस हवाले से दस्तावेज़ात पहले ही शाया कर देते हैं सोर्सेस के थ्रू, उसको भी सज़ा दी जाएगी अगर किसी ने दस्तावेज़ असम्बली में आने से पहले शाया की। तो जब इस पे बहुत सारी सहाफ़ती तंजीमों का एतराज़ सामने आया तो एक दूसरा बिल आया, एक अमेंडमेंट के साथ एक बिल आया, और वो PMLQ के MPA साजिद अहमद खान की तरफ से पेश किया गया, जिसमें से जो सहाफ़ियों के एतराज़ात थे वो तो दूर कर दिए गए, लेकिन बाकी चीज़ें उसमें एज इट इज़ मौजूद रहीं। अब यहाँ पे मसला ये है कि ये बिल पंजाब असम्बली में कसरत के साथ जो है वो मंजूर हुआ, मेजॉरिटी ने इस बिल को पास किया, लेकिन बाद में ब्यूरोक्रेसी का ऐसा प्रेशर यहाँ पर आया कि जब गवर्नर साहब की तरफ से इस बिल पर बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस, बहुत सारे एतराज़ात लगा के वापस स्पीकर पंजाब असम्बली को भेज दिया गया और कहा गया कि जी ये वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशावरत के बाद, उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस आने के बाद ये बिल जो है वो वापस पंजाब असम्बली भेजा जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या वाकई ये ब्यूरोक्रेसी का प्रेशर है, या फिर जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कहीं इख्तलाफात ऑब्वियसली PMLQ को लेकर और PTI को हैं कि कहीं ये समझा गया कि पैरेलल शायद वज़ारत आला परवेज़ इलाही साहब की तरफ से चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि असम्बली की मेजॉरिटी जो है उसने मंजूर किया था, और ओरिजिनल फॉर्म जो हमने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी के MPA की तरफ से आई थी। तो पहले तो हम इस पर बात करेंगे और फिर जो वज़ीर आज़म ने सिंध के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से और दीगर चीज़ों पर आज बात की है। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PTI की। शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, MPA भी हैं। और कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है PMLN के, आप MNA भी हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। पहले तो शर्मिला फारूकी साहबा, ये आई एम श्योर ये इस्तेहकाक का जो बिल पंजाब के हवाले से है ये आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। ये आपके एक मेंबर की तरफ से, प्राइवेट मेंबर्स बिल के तौर पर इसको पेश किया गया, लेकिन इसमें ये जो चीज़ें थी, कहीं ये कोशिश की गई कि जो पंजाब असम्बली है, जो हाउस है, उसका इस्तेहकाक, MPAs का इस्तेहकाक और स्पीकर का इस्तेहकाक जो है वो बढ़ाया जाए, और ब्यूरोक्रेसी को, लॉ मेकर्स भी कहीं ना कहीं इसमें आते हैं, और जर्नलिस्ट को इसके अंदर जो है वो दायरा कार में लाने की कोशिश की गई। ये अभी मामला क्या आपको समझ में आ रहा है कि गवर्नर साहब के पास से एतराज़ात और ऑब्जर्वेशंस के साथ स्पीकर साहब को वापस भेज दिया गया? जी शुक्रिया सादिया। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे मेंबर ने ये बिल जमा कराने से पहले असम्बली के अंदर अपने पार्लिमानी लीडर से नहीं पूछा, और ना ही इसमें पीपल्स पार्टी की रजामंदी शामिल थी। जाहिर बात है, हम कभी भी किसी तरीके से मीडिया के हवाले से कोई कदगन जो है उसको बर्दाश्त नहीं करते। एंड पीपल्स पार्टी इज़ वन पार्टी जो हमेशा से फ्रीडम ऑफ प्रेस को फ़रोग़ देती रही है। कुछ इसमें चीज़ें ऐसी हैं जो सही भी हैं, लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की है कि नॉर्मली जब ऑपोजिशन के किसी मेंबर एक प्राइवेट बिल आता है, वो सालों साल असेंबली के एजेंडे के ऊपर नहीं आता, और पास तो दूर होने की बात है, ये इतनी जल्दी पास भी हो गया असेंबली के एजेंडे पे आके कि कमाल ही हो गया। मतलब बहुत इम्पोर्टेंट किस्म के बिल्स ऐसे हैं जो इस वक्त नेशनल असेंबली में, सेनेट में, हर जगह पर मौजूद हैं, लेकिन जो अपोजिशन ने डालें, लेकिन वो तो एजेंडे पे ही नहीं आते, सालों साल गुजर जाते हैं। इसके पीछे क्या शरारत
नहीं समझ आई। मैं आपको ये बात बड़े वाज़ेह तौर पे बता दूं कि इसमें जो है पीपल्स पार्टी इन प्रिंसिपल कुछ चीज़ों पे अग्री नहीं करती है। अच्छा, और वो क्या है? क्योंकि इसमें स्पेशली अगर हम सिविल ब्यूरोक्रेसी की बात करें शर्मिला साहिबा, उस पे क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि जी उनको आप फ्री हैंड दे देते हैं या उनको इस दायरा कार में नहीं लाते हैं, चाहे एहतसाब की बात करें, नैब की बात करें, ये पिछली हुकूमत में भी हमने देखा है, यहाँ पे पीटीआई की हुकूमत की तरफ से भी किया जाता है। तो बड़े लोगों को लगा कि ये शायद एक अच्छा इकदाम उस हवाले से हो सकता है कि भाई आप उनको भी जवाबदेह ठहरा रहे हैं। इस बिल के अंदर मैंने पूरा बिल तो पढ़ा नहीं है, लेकिन जो हमारी डिस्कशन हुई इस हवाले से, क्योंकि जब ये सोशल मीडिया के ऊपर ये बात आई और उसके ऊपर मीडिया के लोगों ने एतराज़ात किए, तो जाहिर बात है इसको मंगा के देखा भी। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको मैं समझती हूँ कि इम्प्रोवाइज होने की ज़रूरत थी, और पार्टी ने भी इसी तरीके से महसूस किया और अपने मेंबर को कन्वे भी किया। अच्छी बात है कि अगर ये गवर्नर साहब की तरफ से एतराज़ात लग के आए हैं तो दोबारा से इस बिल के ऊपर काम हो सकता है और उसको बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता है। ठीक है, चलें, एक चीज ये आपने कह दी कि जो बिल था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एमपी हैं पंजाब में, उनकी तरफ से ऑब्वियसली पेश किया गया, लेकिन ये पार्टी की मर्जी से या पार्टी से मुशावरत के बाद नहीं आया, ये एक उनकी अपनी तरफ से आया और बिल एजेंडा पे नहीं था, किसी रेलेवेंट कमेटी में नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद भी आ गया और मेजॉरिटी ने उसको पास भी कर दिया। डॉक्टर ज़रका साहब, एक सवाल कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि पंजाब की हम बात करें तो ये माजी में भी पहले हो चुका है कि बहुत सारे ऐसे बिल्स पास कर दिए जाते हैं, बाद में पता चलता है कि नहीं ये तो गलत हो गया। ये चलें, जो भी इसमें आपको एतराज़ात हों, लेकिन मेजॉरिटी पास कर देती है वो बिल, पीटीआई के मेंबर्स जो हैं वो उसके हक में होते हैं। क्या पढ़ा नहीं जाता, कोई उस पर डिलिब्रेशंस नहीं होती हैं, वहां पर कोई बात नहीं होती है कि किसी को समझ में नहीं आता कि एक बिल आया है और बगैर कोई सवाल किए, बगैर कोई तबसरा किए, बगैर कोई मुशावरत किए वो पास हो जाते हैं और बाद में इस तरीके से एतराज़ात लग के आते हैं वापस कि जी दोबारा देखें, इसको नजरसानी करें इस पर। नहीं, देखिए होता ये, एटलीस्ट मुझे ये पता है जो असेंबली में होता है, मैं इसके बारे में बता सकती हूँ। आई डोंट नो कि पंजाब असेंबली किस तरीके से चलती है। होता यह है कि जब कोई भी प्राइवेट मेंबर एक बिल जमा कराता है, और वो कोई भी बिल जमा करा सकता है, ये उसका इस्तेहकाक है, वो रेलेवेंट डिपार्टमेंट के पास पहले जाता है। ये डॉक्टर ज़रका साहिबा, नहीं शर्मिला, मैं आपका नुक्ता मैं समझ गई हूँ, मैं डॉक्टर ज़रका साहिबा से समझना चाह रही हूँ। ये मैंने उनसे सवाल इसलिए किया क्योंकि पीटीआई के मेंबर्स के हवाले से माजी में भी ये बात की गई, पंजाब असेंबली में पहले भी ऐसे बिल्स हमने देखे हैं कि वो आते हैं, वो मंजूर हो जाते हैं, कोई शायद उन पर बात नहीं होती, कोई मुशावरत नहीं होती, कोई पढ़ता नहीं है, वो पास हो जाते हैं, बाद में एतराज़ात आते हैं, बाद में पता चलता है, आंखें खुलती हैं कि जी ये क्यों पास हो गया। डॉक्टर ज़रका साहिबा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सादिया आपका। बात ये थी कि इस बिल का तो मैं आई वाज़न्ट अवेयर अबाउट दिस, लेकिन बिल को सुन के जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि और ये जो इस्तेहकाक की बात है ना, प्रिविलेज मोशन, जो कि एमपीएज, एमएनएज और सेनेटर्स सबके पास ये इस्तेहकाक की राइट होता है। लेकिन ये मुझे इसके पीछे इस बिल की नौयत सुन के मुझे ये लग रहा है कि ये कहीं से एक पावरलेसनेस है पार्लियामेंटेरियंस की, क्योंकि वो ये मुझे मतलब जो इम्प्रेशन मुझे मिल रहा है वो ये है कि ये आप अपना जो इम्पोर्टेंस है, जो अपनी पावर है, वो आप दिखाना चाह रहे हैं वो आप दिखाना चाह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी और जो आपके बाकी लोग हैं। क्योंकि देखिए इससे ऐसी, मेरा ख्याल है अगर आप एक अपना काम कर रहे हैं तो आपको लोगों को सजाएं देने की क्या जरूरत है। अगर किसी ने आपकी खबर निकाली है तो उसमें आपको उस आदमी को, अगर कोई देखिए हमारे पाकिस्तान में इशू ये कि हम बर वक्त एक्शन नहीं देते। अगर किसी ने किसी की खबर पहले से लीक कर दी है, आप जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है, एक आदमी को पकड़ के आप उसका एग्जाम्पल बनाए तो अगली दफा कोई और नहीं करेगा। इस तरह के बिल्स लाने से कुछ नहीं होगा इस मुल्क में। वो सारे बिल्स पहले आए हुए हैं जिनके ऊपर आपको पता है एसिड थ्रोइंग का बिल आया हुआ है। बिल क्या है? अब इसमें जो आप बात करी हैं, ठीक है, गॉट योर पॉइंट, बट इसमें दो चीजें अगेन जो मेरा सवाल था
कि ये बिल आप कहती हैं वही बात है कि इसमें फिर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बहस किए बगैर ऐसे बिल जो है वो मेजॉरिटी पास कर देती है, आपके ज्यादातर मेंबरान जो हैं वो उसको पास कर देते हैं। और दूसरा सवाल जो आपने कहा कि इसमें पावर दिखाने की कोशिश की गई है, तो ऑब्वियसली फिर वो हम पंजाब असम्बली की बात करेंगे, स्पीकर साहब की बात करेंगे, और दूसरी तरफ जो उनके कुछ इख्तलाफात आपकी पंजाब हुकूमत के साथ सामने आते हैं। फिर यहाँ पर अगर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को कहीं ना कहीं जवाबदेह करने की कोशिश की, तो वो सिविल ब्यूरोक्रेसी की तरफ से भी उनको जवाब इस तरीके से दे दिया गया कि स्पीकर जो है वो नजीर चौहान एमपीए के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता है, लेकिन सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है वो नजीर चौहान को वहां पेश ही नहीं होने देती, पंजाब असम्बली में आने की उनको इजाजत ही नहीं होती, जिसपे सुनने में आया कि परवेज इलाही साहब काफी गुस्से में भी हैं। जी, ये आप जब पावर सेंटर्स वेरियस होंगे तो फिर जो दरमियान के लोग हैं वो फिर पूरा फायदा उठाएंगे। तो ये डेमोक्रेसी का हुस्न है, जिसको हम बड़े शौक से जिसके बारे में बात करते हैं कि आपकी यू नीड टू बी इफेक्टिव। अगर जो भी कोई इश्यूज है, मेरा ये ख्याल है, मेरी नाकिस राय ये है कि आप उस इशू को, अगर एक स्पेसिफिक इशू है तो उसको एड्रेस करना चाहिए, रादर देन कि आप नए नए बिल्स हर बारी उठा के लेके आए और वो एक और कहानी बने। और जो आपने बात की कि बिल्स पास हो जाते हैं, सब लोग पास कर देते हैं, मतलब मुझे कोई स्पेसिफिक बिल बताएं तो उसके ऊपर वी कैन डिस्कस। लेकिन ये बात है कि देखिए, जो लॉ मेकर्स आते हैं उनकी क्या ट्रेनिंग होती है कि बिल को पढ़ने की, बिल को समझने की और उसको डिस्कस करने की। मैं तो आई एम अ प्रोफेशनल, जो काम जिंदगी में किया पहले उसकी ट्रेनिंग। बिल्कुल ये एग्जैक्टली सवाल ही बिल्कुल ठीक है कि मेंबरान जो हैं वो देखें वो बिल क्या आ रहा है, शिके क्या आ रही हैं, उनको पढ़ें, उन पर बहस हो। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है, वहाँ से ही मामला जो है वो बिगड़ते हैं। बट अगेन मैं कैसर अहमद शेख साहब, इसी मामले को आगे लेकर चलते हुए, जिस तरीके से नैब का हम जिक्र कर रहे थे, तो नैब को लेकर आज वजीर आजम साहब ने भी जो बातें की हैं कि पहले तो वो बड़े छोटे नामों को उन्होंने काजी पकड़ते थे, अब वो बड़े बड़े नामों को पकड़ रहे हैं नैब। पहले आप लोगों की जमातों का जिक्र करते हुए, यानी पीपल्स पार्टी को और पीएमएलएन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आप दोनों खानदानों ने अपने लोगों को बिठाया और मुल्क को बेदर्दी से लूटा। नैब में अपना आदमी भी आपने, पीएमएलएन ने उन्होंने कहा कि जी बिठाया है, लेकिन अब नैब की कार्रवाइयों से आप लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं। तो ये ज़रा बताइए कि उनको लग रहा है कि एहतसाब की जो डायरेक्शन है वो सही समत में इस वक्त वो लेकर आ गए हैं, और नैब की कार्रवाई से भी वज़ीर आज़म साहब मुतमईन नज़र आ रहे हैं इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, सबसे पहले तो नैब पे बात कर लूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब एहतसाब के नाम पे ही पावर में आए। उनका एक ही बयानिया शुरू से एहतसाब के बारे में है। वो कहते हैं जी हम मुल्क में कानून की अमलदारी करेंगे। अब मुझे बता दीजिए कि क्या 3 साल में वो खुद बता दें कि क्या रिजल्ट निकला, क्या जो करप्शन है। मैं ही अक्सर कहा करता था और मेरे ही उस बात को वज़ीर आज़म साहब ने जलसों में भी कहा। मैं कहता था 4000 अरब रुपए सालाना की करप्शन, मिस अप्रोप्रिएशन और मिसमैनेजमेंट हो रही है, तो वो उन्होंने 12 अरब रुपए उसको रोज़ाना का कह दिया। वो एक ही बात है। तो अब मुझे बताइए कि वो क्या 12 अरब हो रही थी, तो क्या उसको अभी 13 या 14 अरब रोज़ाना नहीं हुई? आके 3 साल में इन्होंने किया क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान को 3 मुल्कों से भी और दर्जा, यानी कि हमारे यहाँ ज़्यादा करप्शन हो गई है, 3 मुल्कों से भी नीचे कर दी है। तो ये हुआ क्या है कि हमारे यहाँ बेसिक जो भी है, बिल्कुल पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट, मेन और भी लोग इन्वॉल्व हैं, और ये सब मिलजुल के करप्शन होती है। कोई नई बात नहीं है, और ये बढ़ रही है मुतवातर। दिन ब दिन लोगों को, हर एक को साबका पड़ता है जो भी हुकूमत के किसी काम के लिए जाता है। अब बात ये है कि ब्यूरोक्रेट के बगैर, ब्यूरोक्रेट देखिए ना, एहतसाब तो हो रहा है, सियासतदान का हो रहा है, होना भी चाहिए। बिजनेसमैन का तो एहतसाब पहले ये इदारे करते हैं, सारे FIA भी बिजनेसमैन पे है, FVR भी बिजनेसमैन पे है, ये सारे तो पहले ही बिजनेसमैन को चेक करते हैं ना, उनके अकाउंट्स चेक करते हैं उनकी, लेकिन ब्यूरोक्रेट को कोई चेक नहीं करता। बट आप क्योंकि खुद भी एक बिल का सही है, आप खुद भी एक बिजनेसमैन हैं कैसर अहमद शेख साहब। बहुत सारे बिजनेसमैन कहते हैं कि जी इस हुकूमत के बहुत सारे ऐसे इक़दामात हैं जिसके बायस कुछ सहूलतें या रियायतें मिली हैं बिजनेस कम्युनिटी को, ये बात दुरुस्त है?
देखिए, बिजनेस को बिल्कुल, मैं ये नहीं इनकार करता कि बिल्कुल रियायतें नहीं मिली। एक्सपोर्ट के लिए कुछ, मैं खुद फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ मुस्लिम लीग के टेन्योर में। देखिए, हर हुकूमत आके बेहतरी की कोशिश कर रही है बिजनेस के लिए, उसको फ़रोग देना है। इस हुकूमत में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो बिजनेस के ठीक है, मुखालफत में हैं, स्पेशली कुछ चीज़ें एहतसाब अच्छी के भी मामले हैं। को लेकर लेकिन जो उनके इस बजट में एतराज़ात भी- होते थे कि जी नैब की तरफ से नोटिसेज ना आ जाएं या एफबीआर की तरफ से नोटिसेज ना आ जाएं, उन चीज़ों में आपको अब कमी नज़र आती है? नहीं, नैब का तो थोड़ा सा फ़र्क हुआ कि कहा गया कि नैब ज़्यादा तंग ना करे बिजनेस कम्युनिटी को, क्योंकि बाहर का बिजनेसमैन तो यहाँ आ ही नहीं रहा। इसी वजह से मजबूरन भी ये है, अगर ये आप नैब को इन्वॉल्व रखेंगे ना, हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रही, और जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। कुछ भी आप कर लें ना, हमारे पास ना इतना सरमाया है मुल्क के अंदर और ना ही टेक्नोलॉजी है। तो मेरा कहना ये है कि लेकिन एफबीआर के नोटिस में कोई कमी नहीं आई। एफबीआर के नोटिस तो बेतहाशा आ रहे हैं। अब मेरे चनियोट में इस वक्त सारा चनियोट शहर बंद है। एक कमी नहीं, मैं इजाफा की बात कर रहा हूँ। फर्नीचर मार्केट है हमारा पाकिस्तान का सबसे मशहूर चनियोट फर्नीचर है। अब उस पर एक टैक्स लगा, हम सब ने मिलकर टैक्स तो लगवाया। अब पुराने नोटिस, अब पुराने जो पेनल्टीज के बुनियाद पे छापे मारे गए। ये परसों की बात मैं कर रहा हूँ, मेरा शहर पूरा छापे मारे गए दुकानों पे और शोरूम्स पे, और सब ने एहतजाजन 2 दिन से हैं, बंद किया हुआ। कुछ समझना चाहिए ना, हम फेवर में तो मुझे एफबीआर के नोटिस उनमें कमी नहीं हुई है। राइट शेख साहब, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक आएंगे, हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम जो बात कर रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब ने नैब को लेकर ही कहा है कि अब नैब की जो समत है वो बिल्कुल दुरुस्त है और नैब सही कार्रवाइयाँ कर रहा है। साथ ही साथ महंगाई का जिक्र किया उन्होंने और कहा कि जी सबसे बड़ा मसला महंगाई है, लेकिन उसको हम कम करने के लिए बहुत सारे इकदाम कर रहे हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा, महंगाई, इकॉनमी, ओवरऑल मईशत मुल्क की बात करें तो उसका जिक्र किया वज़ीर आज़म ने, और साथ ये कहा कि सिंध के लॉकडाउन से मईशत जो है वो मुतासिर होगी और हम नहीं चाहते कि लॉकडाउन से किसी सूरत मईशत जो है वो पाकिस्तान की तबाह हो जाए, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बकौल अब बहुत बेहतर है और तरक्की कर रही है। सादिया, अनफॉर्चुनेटली ये हमेशा जब सिंध कोविड के हवाले से कोई इक़दामात उठाता है तो इसके ऊपर सियासत करते हैं और इनको मौका मिल जाता है कि ये सिंध हुकूमत की लानत मलामत करें, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आपने सियासत खेलनी है, आपने लानत मलामत करनी है, आपके पास कई और मौके होंगे, आप ज़रूर करें, सही या गलत, लेकिन इस पे ना करें। देखिए, पाकिस्तान की जो मईशत थी वो वैसे कोविड से पहले भी पाकिस्तान की मईशत जो है वो किसी ख़ास सिमत में नहीं जा रही, और ये हकीकत है। ये इनकी इकोनॉमिक सर्वे भी कहता रहा, ये इनकी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहते रहे, ये स्टेट बैंक भी कहता रहा। झूठ बोला इन्होंने जीडीपी ग्रोथ रेट के हवाले से। दुनिया हैरान रह गई कि जनाब ये झूठ किस तरह बोला और किस तरीके से इन्होंने फिगर्स फच करे। अच्छा, अब महंगाई की जो बात कर रहे हैं, बजट के बाद अब तीसरी बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। इन्होंने कहा कि जी हम कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में इन्होंने 600 अरब रुपए रख दिए, और हमें पता था, हम उस वक्त ये कह रहे थे कि आप पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करेंगे, और आपको पता है इसका मतलब ये है कि पेट्रोल की कीमतों में 25 से 30 रुपए तक का इजाफा होगा। और ये हम देख रहे हैं कि बजट के बाद ये तीसरी बार है जो पेट्रोल अभी रिसेंटली हमने देखा है कि परसों हुआ है, बट ये भी आज उन्होंने कहा कि जी हमें तो पेट्रोल इसलिए महंगा करना पड़ जाता है क्योंकि आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। सादिया, मैं आ रही हूँ उस पर। देखिए, बात ये है कि जब आप पेट्रोल महंगा करेंगे तो इसका ओवरऑल इफेक्ट हर जगह आएगा। आप बिजली की कीमत महंगा करेंगे, आप पेट्रोल महंगा करेंगे, ये हर चीज महंगी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा, कोई सूबा महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। चीनी की कीमतें माय गॉड आसमानों को छू रही हैं।
पाकिस्तान जो 3 साल पहले तक फूड एक्सपोर्ट करता था, गंदम एक्सपोर्ट करता था, चीनी एक्सपोर्ट करता था, इस 3 साल में ज़राअत के शोबे का इतना बेड़ा गर्क हुआ कि आज पाकिस्तान नेट फूड इंपोर्टर बन गया है। आप यकीन करें कि पिछले 12 माह के 1.5 ट्रिलियन की फूड आइटम्स इंपोर्ट किए गए। ये अफसोसनाक बात है, बिकॉज पाकिस्तान इज एग्रेरियन मुल्क। अच्छा, अब आ जाते हैं सिंध के लॉकडाउन के हवाले से। देखिए 2 सेफ डेज हैं, फ्राइडे और संडे, जहां पर तमाम चीजें बंद रहती हैं, ठीक है। उसके अलावा सिर्फ 5 दिन का हमने लॉकडाउन किया, उसमें ये तिल मिला लें 5 दिन के अंदर कोई इनकी मईशत बर्बाद नहीं होने वाली है, कोई भूखा नहीं मरने वाला है, ठीक है। ये बहुत मुश्किल फैसला था हमारे लिए। हम समझते हैं लोगों की तकलीफ, ताजरों की तकलीफ, हम समझते हैं डेली वेजेस की तकलीफ, लेकिन हमें लोगों की जानें भी बचानी है। और ये खुद आज वज़ीर आज़म ने एतराफ़ किया, लॉकडाउन से जो पॉजिटिविटी रेट है वो कम होगा, और हम यही लॉकडाउन से केसेस की शरह कम होती है। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि बट आप कह रही हैं कि ये सिर्फ 5 दिन के लिए इकदाम किया गया है, बाकी 2 दिन तो वैसे ही कारोबार वगैरह और सब कुछ बंद रहता है, तो 5 दिन पे कोई मैशत तबाह नहीं होगी। सादिया, जैसे अब अभी हम इस वक्त बात कर रहे हैं, उससे पहले इस्लामाबाद के अंदर कई इलाकों के अंदर लॉकडाउन किया जा रहा है, लाहौर के कई इलाकों के अंदर लॉकडाउन किया जा रहा है, तो उसके ऊपर वजीर आजम साहब का क्या कहना है? ये सिर्फ सिंध पे आज भी बिल्कुल ठीक है, आज भी इस्लामाबाद की कुछ सेक्टर्स, कुछ स्ट्रीट्स जो हैं, आई थिंक तकरीबन 72 के करीब स्ट्रीट्स जो हैं वो आज सील की गई हैं जहां ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। बट वज़ीर आज़म और पीटीआई की हुकूमत इन इक़दामात को कहते हैं कि ये स्मार्ट लॉकडाउन है, कि हम देखते हैं कि कहाँ पे केसेस ज़्यादा है, सिर्फ वहाँ उस हद तक हम इक़दाम उठाते हैं। ओके, लॉकडाउन इज लॉकडाउन। डॉक्टर साहिबा, सिंध की हुकूमत एक सूबे की हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको चला रही है। अगर वो ये इक़दाम उठाते हैं अपने सूबे की ग्राउंड रियलिटी को सामने रखते हुए, तो उसमें क्या एतराज़ है? आप लोगों ने भी पंजाब में और स्पेशली लाहौर में, जिसका बिलावल साहब ने कल जिक्र किया, कि कर्फ्यू लगाया जब वहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। जी जी, बहुत शुक्रिया सादिया। मैं देखिए जी, इसमें 2-3 रेलेवेंट पॉइंट हैं, और उसमें पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, एक मुल्क है, सिंध कोई सेपरेट मुल्क नहीं है। और पाकिस्तान में जो कोविड है उसको इट इज बीइंग मैनेज अंडर NCOC विच इज अ फेडरल यूनिट, और जो भी काम कोई भी सूबा करता है इट हैज टू बी डन इन कोऑर्डिनेशन विद NCOC। तो इन्होंने पहली बात तो ये कि ये NCOC के साथ अपनी कोऑर्डिनेशन नहीं करते, ये अपने डिसीजंस लेते हैं। दूसरी बात, और विच इज नॉट राइट, इनको कोऑर्डिनेशन में करना चाहिए। But this is not what they claim. अच्छा, आप मेरी बाकी की गुजारिशात सुनिए। वो कहते हैं NCOC को पता था। पता था, देखिए जी, मुझे पता है कि सिंध में ये कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि शर्मीला बहुत समझदार पार्लियामेंटेरियन है, एक्सपीरियंस भी है। स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन में बहुत फर्क है। दुनिया के जितने भी समझदार मुल्क हैं, मलेशिया है, आप देखिए ताइवान, जिन्होंने बड़े जबरदस्त, पाकिस्तान इंक्लूडेड, स्मार्ट लॉकडाउन एंड सिंपल लॉकडाउन में बहुत फर्क है। आप सिंध में भी दे शुड डू अ स्मार्ट लॉकडाउन। दुनिया में जिस तरह इस्लामाबाद में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, कि जहाँ पर केसेस की शरह ज्यादा है वहां पर आप लॉकडाउन करें, वहां पर आप कॉर्डन ऑफ करें, और उनको आप जोन में डिवाइड करें। इसमें असल में लगती है मेहनत, एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट डालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वो करने के लिए शायद ये तैयार नहीं है। आसान है कि पूरे सिंध को आप लॉकडाउन कर दें। तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने तो प्रूव किया है, जो उन्होंने कहा कि इट्स ओनली फॉर 5 डेज। 5 डेज में आप समझती हैं कि इकोनॉमी जिस तरह वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं वैसे तबाह हो जाएगी? देखिए जी, अगर आप सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है तो उसको पाकिस्तान के जो जिस तरह से चल रहा है उसके साथ चलना होगा ना। इस तरह तो नहीं हो सकता कि मैं कहूँ जी, सिंध कहेगी मैं अलग हूँ जी, जो मेरा दिल चाहेगा मैं करूँगा। तो ये ना तो किसी तरह से जेब देता है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, ना ही जेब देता है सिंध को। पीपल्स पार्टी पुरानी जमात है, सारे बातें समझते हैं, जानते हैं। ये एक सियासत का इसमें एंगल निकालना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, और आप देखिए अगर इन्होंने प्रॉपरली पहले ओके, तो आप कह रही हैं कि ये अलग चलते हुए इनफरादी तौर पे सिंध जो है
उनकी हुकूमत ये फैसला नहीं कर सकती है। मैं ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके शेख साहब को जानूंगी और दोनों एस्पेक्ट शेख साहब से पूछेंगे। एक तो ऑब्वियसली वो PMLN के MPA हैं, कराची में रहते हैं और साथ ही साथ बिजनेस कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो शर्मिला साहबा ने कहा कि सिर्फ 5 दिन के लिए किया गया है, मुश्किल फ़ैसला है, तकलीफ़ का एहसास है जो आवाम को वहाँ पर उठाना पड़ रही है, लेकिन इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। इस पर ज़रा मज़ीद बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। कैसर शेख साहब, दोनों तरफ का मौक़िफ़ जो है वो आपने सुना है, शर्मिला साहिबा ने भी बात की है और डॉक्टर ज़रका साहिबा ने भी। आपको क्या लगता है कि ऑब्वियसली जिस तरीके से डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ये वाला जो वेरिएंट है बहुत ज़्यादा कंटेजियस है और सिंध को अगर लगा कि इसके अलावा कोई चारा नहीं था, ये इनएविटेबल था, तो उन्होंने ये इक़दाम उठाया और 5 दिन के अंदर क्या वाकई इकॉनमी को नुकसान हो सकता है जैसे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं? देखिए सादिया, ये 5 दिन का मामला नहीं है। पिछले दिनों ईद के मौके पर बहुत छुट्टियां रही हमारे, तकरीबन 2 तो ईद की यानी छुट्टियां काफ़ी 6-7 दिन बंद रहे। अभी अगला महीना ये मुहर्रम का आ रहा है, उसमें भी 5-7 दिन मार्केटें बंद होती हैं। ये जो 9 दिन बंद होगा ना, बीच में 5 वर्किंग डे इन्होंने गिनाए, लेकिन ओवरऑल ये जो दिहाड़ीदार मजदूर है या जो कमाई करने वाले हैं और इंतहाई गुर्बत में जो लोग हैं, जो लेबर है, मकसद ये करोड़ों की तादाद में है। और पिछला जो लॉकडाउन हमने देखा है, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की आपको चंडीगढ़ की बात करता हूँ कि हज़ारों लोग बिल्कुल उन्होंने उनका खाने के लिए उनके पास नहीं था और उनको पहुँचाना पड़ा है कि घर में हमें राशन पहुँचाना पड़ा, या तो हुकूमत वो ख्याल करे जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। अब हम अपने तौर पे करेंगे, जो नुमाइंदे हैं, ये मैं कराची में तो नहीं हूँ, ये सिंध में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पंजाब में है, चंडीगढ़, तो मैं MLA हूँ वहाँ का, लेकिन मैंने खुद देखा है, तजर्बा किया कि लोग बिलबिला रहे थे और रो रहे थे और बड़ी उनका उस दिहाड़ीदार बंदे की मुश्किलात का आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उसके बच्चे को वो रोज़ कमाते हैं और रोज़ उसी से खाते हैं, तो ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसी वबा है, हमें उसका बिल्कुल एहतियात करनी है और ज़्यादा केयर करना है, लेकिन दोनों एंगल्स को हमने, और फिर अगर सूबाई हुकूमत और फेडरल हुकूमत मिल के कोई फैसला करे, ये सबका मुल्क है और वो आप क्या समझती हैं कि हर एक को इसका एहसास है, लेकिन ये इतना ड्रास्टिक जो ये 3 छुट्टियां जो आई हैं ना, यानी ईद की आई हैं, फिर ये बंद हो जाएगा 9 दिन, तो ये पूरा महीना 1.5 महीना बंद हो जाएगा। ये सिर्फ 5 दिन की बात नहीं है और ये बहुत ही इसके इम्पैक्ट होंगे इकोनॉमिकली भी। और तो आप वही बात करें जो आज वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि जी आपने ये देखना है कि जो मजदूरदार तबका है, दिहाड़ीदार तबका है, उनको कैसे आप खाना कैसे पहुंचाएंगे, आपने क्या इसकी प्लानिंग की है, नहीं की है? शर्मिला साहिबा। देखिए सादिया, हमारी जो कोशिश है वो यही है कि बहुत सारे ऐसे तबके जैसे एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री है वो खुली रहे, या जो बेकरी है, दूध की दुकानें हैं, एसेंशियल आइटम्स है उसकी जो दुकानें हैं वो खुली रहें। यहाँ सारे जो हैं वो नौकरी पेशा लोग काम करते हैं, दिहाड़ी वाले लोग काम करते हैं, और ये वैसा वाला लॉकडाउन हरगिज़ नहीं है जो पिछले साल मार्च के अंदर हुआ था जब पूरा मुल्क बंद हो गया था और वो 2 हफ्ते के लिए बंद हुआ था। इस वक्त भी मीडिया हाउसेस खुले हैं, इस वक्त भी अगर आप देखें तो फार्मेसीज खुली हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है वो होम डिलीवरी अलाउड है। सो यहाँ पर वो लोग जो दिहाड़ी वाले भी काम करते हैं और जो डेली वेजेस काम करते हैं या जो नौकरी पेशा लोग काम करते हैं, जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इस लॉकडाउन से और जिनकी तनख्वाहें बहुत कम होती हैं। तो हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रख के ये लॉकडाउन इसी तरीके से प्लान किया है। पिछली दफ़ा की तरह नहीं है कि कम्प्लीटली रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। अच्छा, ई-कॉमर्स वाले जो ऑनलाइन डिलीवरीज हैं या जो जिस तरीके से ऑनलाइन लोग शॉपिंग करते हैं, करीम है, ये तमाम लोग हैं जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, उनका आना जाना जो है। और देखिए, हमने बावर लोगों को ये करवाया है कि आप प्लीज़ वैक्सीनेट हों, वैक्सीनेशन करवाएं, मास्क पहने। और आप देखें कि मुल्क के अंदर
तारीखी किस्म की वैक्सीनेशन हो रही है। एक एक दिन में 9-9 लाख वैक्सीनेशन हो रही हैं, जो कि एक बहुत खुश बात है। लोगों को अब ये बिल्कुल हो रही है, लेकिन वो हाँ, ये वो वहाँ पे भी वो हम जो लॉन्ग क्यूज देख रहे हैं, वहाँ पे भी थोड़े अजीबो-गरीब मनाजिर हमें नजर आते हैं, नॉट ओनली इन कराची, इवन अदरवाइज भी बाकी मुल्क के बाकी शहरों के अंदर भी, क्योंकि एकदम ही लोगों का हजूम जो है वो इकट्ठा हो गया है। 24 घंटे पहले तो ये था कि शाम 6 बजे तक था, अब हमने 24 घंटे कर दिया है। इसके अलावा हमने 11 नए वैक्सीनेशन सेंटर मजीद बढ़ा दिए हैं। उसके अलावा हम मजीद बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो भी हमारे पास वसाइल हैं या किसी भी सूबाई हुकूमत के पास वसाइल हैं, वो उसमें रह के काम कर रही है। मुश्किल वक्त है, मुश्किल हालात हैं, मुश्किल काम है, लेकिन करना तो है। ठीक, देखिए करना तो है, बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर जरका साहब, मुझे बताएं कि ये तो एक तरफ, जी शेख साहब फरमाइए, मैं फिर आप खत्म कर लें, फिर मैं जाती हूँ डॉक्टर साहबा की तरफ। फरमाइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, कि मेरे से ज़्यादा इस वबा का किसको एहसास होगा कि मेरा जवान बेटा इरफान कैसर शेख इस वबा में इंतकाल कर गया। अब ये मैं रियलाइज़ करता हूँ ये वबा का, लेकिन उसके बावजूद मुझे जब देखता हूँ, मैं लोगों की तरफ देखता हूँ, जो गरीब लोगों का जो अशर हुआ है, जो तकलीफ हुई है उनको, मैं देखता हूँ कि हमें चाहिए कि हम उनको तक खुराक पहुंचाएं। उन लोगों का जो भी लोग बेरोजगार, ये 30 दिन में तकरीबन 15-20 दिन मार्केटें और ये सारा रोजगार बंद रहेगा। एक बहुत बड़ा बुरहान आ जाएगा आपका। और हमें चाहिए, हमारी हुकूमतों को, हमारे और मुखय्यर लोगों को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने करीबी और जो लोग उनके यहाँ हैं, जो नहीं बेचारे इस्तात रखते, अपने बच्चों को राशन पहुँचाने की, उनका हम ख्याल करें इन हालात में। ठीक है, आपको लगता है कि ये हालात जो हैं वो मुश्किल हो जाएंगे, और वही बात जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि जी आप उन लोगों को देखें जहाँ जो भूखे हैं, जहाँ खाना नहीं पहुँच सकता है। डॉक्टर ज़रका साहबा, एक तरफ तो ये मामलात हैं सिंध हुकूमत को लेकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस इक़दाम को लेकर आपकी वफाकी हुकूमत की तनकीद है, वफाकी वज़रा के डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, लेकिन साथ ही साथ ये भी कल आपके वज़ीर दाखिला ने कहा और आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि अगली हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में बनाने जा रही है। ये यकायक इस किस्म के स्टेटमेंट्स क्यों आने लग गए हैं? क्या सिंध मुल्क में इलेक्शन होने जा रहा है, सिंध में इलेक्शन होने जा रहा है? किस बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लग रहा है कि अब बड़ी जल्दी सिंध में आपकी हुकूमत आ रही है? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो ये जो कैसर शेख साहब बात करें, ये उनको दर्द है गरीब आदमी का। पीपल्स पार्टी और हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इनको सोचना चाहिए इस चीज के बारे में, मुराद अली शाह साहब को, कि गरीबों को किस तरह अकोमोडेट करेंगे। देखिए, गरीब जो रेहड़ी लगाता है, जो डेली वेजर है, जो जाके दिहाड़ी लगाता है, जो सड़क पे बैठते हैं और रोजाना अपनी 800-1000 रुपए की दिहाड़ी लगाता है, अपने 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं, उनके लिए सब्जी लेके जाता है, उनको खाना देता है, वो कैसे करेगा? क्या ये राशन के पैकेट दे रहे हैं? क्या ये इन्होंने क्या सिस्टम किया है? इतना कराची हमारा इकोनॉमिक हब है, चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। दुबई तो पैसे जाते हैं, पापड़ वाले और रेडी वालों के आपको पता है अकाउंट है यहाँ अरबों के। तो ये क्या कर रहे हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। इसके ऊपर आप बेशक हमारी आप सेक्टर की तनकीद को छोड़ दें जो सब, लेकिन गरीब आदमी, कराची 2-2.5 करोड़ का शहर है, क्या कर रहे हैं ये वहाँ पे? हमें बताएं। लोगों को फिक्र है। देखिए, कैसर शेख साहब को कितनी फिक्र है, उनको खुद भी फिक्र होनी चाहिए। अच्छा। ये ना हो कि फ्रांस की मेरी एंटोनेट की तरह ये कहे कि जी रोटी नहीं मिल रही तो केक खा लो, ये वो वाली बातें कर रहे हैं। तो इनको समझाएं। अब जो आप सिंध में हुकूमत की बात करें, देखिए कि इलेक्शन अब आ गए, 1.5 साल रह गया, 2 साल रह गए, तो यार इन इलेक्शन मोड आप देखिए कि आप सिंध के जो हालात तो ये जनरल इलेक्शंस की बात हो रही है। लेकिन बिलावल साहब ऑन दी अदर हैंड अर्ली इलेक्शन देख रहे हैं, वो बहुत वसूख से बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने पार्टी रहनुमाओं को और कारकुनों को भी कहा है कि जी वो इलेक्शन की तैयारी करें, अर्ली इलेक्शन उनको नजर आ रहे हैं। बिलावल साहब अभी अमेरिका से होके आए हैं, उनके ख्याल में शायद कोई बात हो। बहरहाल देखिए जी, बात ये है कि बिलावल साहब जो भी कहते हैं वो बहुत सी बातें कहते रहते हैं। वो पहले भी बहुत कुछ उन्होंने कहा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हुकूमत बदल रही है। वो तो पिछले साल
पीटीआई की हुकूमत खत्म कर रहे थे और वो कह रहे थे लो जी आप तो, वो तो कई सालों से इलेक्शन हो रहे हैं, जब से हमारी हुकूमत आई है वो तो लपेटने के चक्कर में। सो आई डोंट थिंक इन बातों में बहुत ज्यादा दमखम है। बात ये है, असली बात ये है कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं सिंध के, उनमें आपने क्या बेइज्जती लाई। मुराद अली शाह साहब का अपना डिस्ट्रिक्ट दादू, उसके हालात आप देखें, वहां पर स्कूल बने हुए हैं, उनमें मवेशी बंधे हुए हैं, स्कूलों में बच्चे नहीं है। आप थरपाकर और आप कोई जाम छोड़ो, कोई डिस्ट्रिक्ट उठा ले, और मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ गढ़ी खुदाबख्श और लाड़काना का, कि वहां पर एजुकेशन, हेल्थ, HIV उधर रैम्पेंट है, उधर एजुकेशन नहीं है, उधर सबसे बुरे हेपेटाइटिस बी और ठीक है। फिर ऑब्वियसली पीटीआई को लेके भी चलें, ये मैं शर्मिला साहिबा से इसका जो आपने नुक्ता रेस किया इसका जवाब मैं ले लेती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली पीटीआई को लेकर भी बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि आप भी फिर उन्हीं लोगों को अपने काफिले में शामिल करके तब्दीली लाना चाह रहे हैं, स्पेशली सिंध के अंदर, जो ऑलरेडी वहां पर रहे हैं, इक्तदार में रहे हैं, जिनके हाथों में इख्तियारात रहे हैं, वो इक्तदार में होते हुए भी ये तब्दीली नहीं ला सके। अभी रिसेंटली आपने मुआविन खुसूसी बनाया सिंध का अरबाब गुलाम रहीम साहब को, वो वजीर आला रहे हैं, लेकिन क्या वो तब्दीली ला सके? क्या उन इख्तियारात का इक्तदार में होते हुए तब सिंध के अवाम को कोई फायदा हुआ? पहले मैं जरा शर्मिला साहिबा इसका जरा जी मुकम्मल कर लीजिए क्विकली, फिर मैं शर्मिला साहिबा से इकट्ठे जवाब ले लूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि लीडरशिप डिटरमिन करती है कि किस डायरेक्शन में आपने जाना है, गोल सेटिंग आपका लीडर करता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये खासा है, ही हैज अ विजन, ही इज अ लीडर ऑफ एन इंटरनेशनल स्टेटस, तो लोग उनको फॉलो करते हैं। और आप देखें शामिद कुरैशी साहब भी पॉइंट वेल टेकन। जी सही है। तो लीडरशिप के से फर्क पड़ता है, वही सारे लोग शर्मिला साहिबा जो आपकी उस वक्त लीडरशिप के अंडर काम नहीं कर सके थे, वो इमरान खान साहब की सदारत में वो काम आपको करके दिखाएंगे। शामिद कुरैशी की उन्होंने आपको मिसाल दी है, अरबाब गुलाम रहीम साहब भी वजीर आला होते हुए नहीं कर सके थे जो काम, वो अब आपको नजर आएगा करते हुए। अब सादिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हंसूं कि मैं उदास हूँ इस बात के ऊपर, कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि, और बिल्कुल सही बात की जरका साहिबा ने कि लीडरशिप के ऊपर जो है डिपेंड करता है। यही तो मसला है, लीडरशिप का ही तो फुकदान है कि पिछले 3 साल से मुल्क के अंदर तारीखी महंगाई, तारीखी गुर्बत और तारीखी बेरोज़गारी, ये लीडरशिप का फुकदान है, इस वजह से हो रहा है। अब शाह महमूद कुरैशी, देखें मैं इन लोगों की शख्सियत पे कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहती, बिकॉज दे डोंट मैटर। ना हफीज शेख मैटर करते हैं, ना फवाद चौधरी मैटर करते हैं, ना फिरदौस आशिका, एंड द लिस्ट इज एंडलेस जो पीपल्स पार्टी से गई है। पीपल्स पार्टी में परफॉर्म कर रहे थे, आज इनकी को खारजा पॉलिसी है नहीं। तो शौकत तरीन साहब आ गए, फॉरेन पॉलिसी, शौकत तरीन साहब लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए ना, बात ये है कि जब आप खुद ये कहते हैं कि जी मेरे पास एक मैं क्या कहूँ इनएक्सपीरियंस टीम है मेरे पास, और हमें तो पहली बार हुकूमत मिली है, तो हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये तो खुद इमरान खान साहब कह चुके हैं। अब देखें ना, ये कोई क्रिकेट का मैच तो है नहीं कि आपने एक टेस्ट मैच खेला, हार गए, चलो जी दूसरा खेल लेंगे, उसमें अच्छी स्कोरिंग कर लेंगे। ये तो मुल्क चलाने की बात है ना। मुल्क के लोगों ने आपका क्या कसूर किया? अगर आप पे एतबार किया, आप तो कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे कि हमारे पास हर चीज़ के लिए, हर शोबे के लिए एक एक्सपर्ट मौजूद है, हम तो शैडो गवर्नमेंट बना के बैठे हुए हैं। तो अब क्या हुआ? क्यों आपने 4 बार वज़ीर खजाना तब्दील किया है? ऐसा क्या मसला हो गया? कभी फवाद चौधरी को आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लगाते हैं, कभी आप उसको इंफॉर्मेशन लगाते हैं, फिर उसको निकालते हैं, मतलब ये हो क्या रहा है? पिछले 3 सालों में आपने काबीना में रद्दो बदल करते रह गए, आपको सही पता नहीं मिला। फिर इतने मावन खुसूसी जो लोग इलेक्शन जीत के आए हैं, लोगों के वोट लेकर आए हैं, सही या गलत, क्या आप उनको मौका नहीं देंगे? क्या ये बात दुरुस्त है, ये बात तो दुरुस्त है कि जो आवाम के वोटों से आए हैं, मैंडेट लेकर आए हैं, या जो जेन्युइन पीटीआई के लोग हैं, वो आखिर कितने हैं जो आपको लाइमलाइट में नजर आएंगे या पीएम की काबीना में नजर आएंगे? ये शर्मिला साहिबा ने जो बात किया, ये तो बात आपके खुद जमात के अंदर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात आते हैं कि जो दीगर पार्टियों से घूम के आए हुए लोग हैं और जो इलेक्शन भी नहीं जीते हुए हैं, उनको तो बहुत ज्यादा जगह मिल जाती है पार्टी के अंदर, लेकिन आपके अपने लोगों को बहुत साइड पे दीवार के साथ लगा दिया जाता है। जी, शर्मिला साहिबा का जो कमेंट्स हैं, वो अपने कमेंट्स, अपनी ओपिनियन रखती हैं, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर ये दिस इज नॉट एन ईगो इशू कि मैं पीटीआई की हूँ, मुझे पीटीआई में वो रोल क्यों नहीं दिया गया। यहाँ पर हम पाकिस्तान के लिए आए हैं,
हमारा गोल हमारी जात से बड़ा है। राइट, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया एंड आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़रका तैमूर साहब आपका, शर्मिला फारूकी साहब आपका और कैसर अहमद शेख साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।